Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the issue of India and China boundary dispute. So यहाँ पर बात करेंगे इंडिया और चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, जहाँ पर पर्टिकुलरली जो हमारा फोकस है वो LAC पे रहेगा. LAC को कैसे आप सेक्टर्स पे डिवाइड कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इन डिस्प्यूट्स के क्या क्या रीजंस हैं, point of contention क्या है, all those things we'll be seeing in our first article. The second article is regarding an organization known as OIC. So यहाँ पर देखेंगे OIC है क्या, OIC का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कौन से मेंबर्स हैं OIC में, एंड क्यों OIC का जो विजिट है LOC that is having an sharp condemnation from the Indian government, that also we'll be seeing in our second article. The third article is with respect to the aspects of collegium system. So collegium system पे यहाँ पर जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं, collegium system क्या है, क्यों फॉर्म हुए, collegium system के evolutions कैसे कैसे हुए हैं, कौन से जुडिशियल जजमेंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, कैसे इसके क्रिटिसिज्म्स हैं, इनके क्या हो सकते हैं वे फॉरवर्ड, ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is something new. This is on the aspects of holding the satellite spectrum auction. So ये काफी नया न्यूज है. It's related to science and tech. So यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली समझेंगे कि सैटेलाइट्स के क्या क्या बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, देन स्पेक्ट्रम के क्या क्या बेसिक्स हैं, देन समझेंगे कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब क्या होता है, एंड देन इसके जो नुआंसेस हैं, इसके जो डिटेल्स हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फिफ्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of India and China boundary dispute. अब यहाँ पर जो comments आ रहे हैं that is coming out of the defense minister. So defense minister कहते हैं कि जो Chinese side है they have tried to change the LAC's status quo. So यहाँ पर समझना काफी important हो गया है कि इंडिया और चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट के पीछे क्या रीजन है, क्या क्या इश्यूज है जिसके कारण ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा. सो इनके जितने भी बेसिक्स हैं दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन आवर yesterday's video, क्योंकि yesterday's video this was covered in the mainstream media in a very havoc manner, in a very mainstream manner. That is why we have already covered it in our yesterday's video, जहां पर बेसिक से लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल की सोर्स ऑफ टेंशन क्या है, क्यों ये जो कंटेंशन है, क्यों ये जो डिबेट है बाउंड्री डिस्प्यूट का दैट इज स्टिल परसिस्टिंग इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. देन वी हैव आल्सो डिस्कस कि क्यों हम वहां पर फायर आर्म्स यूज नहीं करते, नाइदर द इंडियन साइड नॉर द चाइनीज साइड. दैट आल्सो वी हैव डिस्कस कौन से एग्रीमेंट्स हैं, उनमें कौन से क्लॉज हैं, उन क्लॉज में क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं दैट वी हैव अबाइडेड टू. all those things we have covered. At the same time we have also मैड द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर द इयर्स. कैसे डिस्प्यूट हुआ है इंडिया एंड चाइना में, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग और सेग्रीगेटिंग दोज बाउंड्री, इन बाउंड्रीज में कौन से एरियाज ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स में कौन से कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 13th December video. So please refer to our yesterday's video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next aspect, that is on the issues of OIC. So what is OIC, by the way? So OIC is the abbreviation of Organization of Islamic Cooperation. अब जो OIC का visit है to the LOC line of control, that has sparked fresh criticism. यहाँ पर जो MEA है Ministry of External Affairs, उन्होंने condemn किया है in very harsh words that OIC as an organization has lost its credibility. अब इतने काफी criticisms, इतने strong criticisms मिलने के क्या रीजंस हैं, उसे समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओआईसी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ. So let's start with the basics of OIC. So what is the OIC? OIC as a group claims to be a grouping of the Muslim world, और वो समझते हैं खुद को और वो प्रोट्रैक्ट करते हैं खुद को as the collective voice of Muslim world. So वो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड की वॉइस, आवाज के तौर पे वो प्रेजेंट करते हैं. एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था दैट वाज इन द ईयर 1969. देयर इज एन इंसिडेंट जिसके कारण 1969 में ओआईसी का फॉर्मेशन हुआ. दैट वाज द फायर दैट ब्रोक आउट इन द अल अक्सा मॉस्क. तो कहते हैं कि दिस वाज एन डेलिबरेटली कॉज फायर, और इसीलिए इस फायर को कहते हैं आर्सन. सो दिस वाज एन क्रिमिनल आर्सन, और इसकी वजह से ही, इस इंसिडेंट की वजह से ही ओआईसी का फॉर्मेशन हुआ, या कहें तो ओआईसी का जो फॉर्मेशन है that was catalyzed because of this event that happened in Jerusalem. Then as of now it's consisting of 57 member states.
जिसमें जो कलेक्टिव पॉपुलेशन है इज अराउंड 1.8 बिलियन एंड मोस्ट ऑफ दम आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। OIC जो है is also having permanent delegations to the United Nations. So they are a very important group. At the same time, they have a permanent delegation to the European Union also. Official languages की बात करें, so Arabic, English and French are the three official languages of OIC, and its headquarters is situated in Jeddah, which is in Saudi Arabia. अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज similar or is quite evident that it is representing the collective voice of Muslim world. So to represent or showcase or put out the voice or the interest of the Muslim world, that is one of the basic objective of OIC, and that is one thing. But at the same time, it also promotes or endeavors to establish solidarity among the member states. At the same time, अगर रिस्टोरेशन करना हो of complete sovereignty and territorial integrity of any of the member state, then also OIC comes into being. At the same time, to protect, defend and combat defamation of Islam. So particularly जो OIC है, it has quite strongly protected this ideology that 9/11 के बाद the issue of Islamophobia has increased over the globe, और इस Islamophobia को कम करने के लिए, Islamophobia को अप्रूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए, this OIC is having a lot of initiatives. At the same time, to prevent the growing dissension in the Muslim societies and work to ensure that the member states take a united stand at the UNGA is another objective of OIC. So यहाँ पर अगर member states में कोई differences भी हैं, then also उन differences को resolve करके, उन सब में collaboration लाके एक together and integrated voice वो put forward करे in all other medias or in all other multinational forums like United Nations, European Union. That is one of the major objective of OIC. With that, now let's see कि क्या क्या है criticisms of OIC. So OIC का first criticism is that it prioritizes the rights of Muslim minorities. So यहाँ पर वो minorities particularly दूसरे जो countries हैं उनके minorities में against कोई allegations है तो उन पे focus करते हैं. For example, OIC particularly focuses on the minority issues in places like Palestine या Myanmar. बट अपने मेंबर स्टेट्स में अगर कोई इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस के इश्यूज हैं, तो वो उसे अनदेखा करते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ एन हिपोक्रेसी. Second point here is that they are incompetent when it comes to investigating the human right violations. So ये जो body है, this lacks power and resources, और काफी सारे states और जो member states हैं वो मानते भी नहीं है इसके authority को. Even after that, this authority looks forward for human right violations when it is not having any power to investigate those. Third point is that it is centered around Quranic values. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू आर्बिट्रेटिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट जहां पर दोनों पार्टीज जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं या मुस्लिम मेंबर कंट्रीज हैं. बट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे इश्यूज, ऐसे स्टैंड ऑफ जहां पर एक मुस्लिम मेजॉरिटी और एक नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वहां पर ओआईसी का जो स्टैंड है दैट इज वेरी वीक या ओआईसी स्टैंड रखता ही नहीं. दैट इज द इशू. The fourth point here is that it has failed to establish a cooperative venture. इनके बीच में जो अपने ही मेंबर स्टेट्स हैं उनमें भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं. एट द सेम टाइम इनमें जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, उनमें भी कुछ स्टेट्स में आइदर दे आर कैपिटल रिच एंड द सेम टाइम कुछ और स्टेट्स हैं जो कि लेबर स्कार्स हैं. सो इनके बीच में भी काफी सारे डिस्पैरिटीज हैं और वो इस डिस्पैरिटी को दूर नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ ओआईसी. अगर बात करें ओआईसी और इंडिया के बारे में, सो ओआईसी और इंडिया का जो रिलेशन है दैट हैज बीन वेरी सैलो ओवर द इयर्स. क्यों? बिकॉज काफी सारे रीजंस है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन की हमने इनिशियली देखा कि जो ओआईसी का मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू पुट फॉरवर्ड एंड कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. बट अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी होल्डिंग कंट्री. इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है और सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी वाले कंट्री को ही आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं बना रहे हो जिसका जो मकसद है, जो सोल मकसद है, दैट इज टू पुट फॉरवर्ड कलेक्टिव वॉइस, दैट इज टू पुट फॉरवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज. सो ऐसे कंट्रीज में दिस इज शोइंग द वेस्टेड इंटरेस्ट. दैट इज व्हाई इंडिया और ओआईसी का जो रिलेशंस है दैट हैज बीन नॉट सो गुड कंडीशंस ओवर द इयर्स.
और सेम टाइम इंडिया में क्योंकि मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं दैट हैज बीन इन अ वेरी बिग स्केल, इसीलिए इंडिया को काफी बार इनवाइट भी किया गया था एज एन नॉन फाउंडिंग मेंबर, एज एन नॉन परमानेंट मेंबर। बट पाकिस्तान के इश्यूज होने के कारण, पाकिस्तान के ओपोजिशंस होने के कारण, पाकिस्तान के एलिगेशंस होने के कारण पाकिस्तान जो है वो इंडिया के जो इन्विटेशंस हैं वो रेगुलरली उसके अगेंस्ट ए स्टैंड रखते आया है। दैट इज वाई इंडिया का जो मेंबरशिप है इनटू द ओआईसी इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। पाकिस्तान जो है वो ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर इंडिया ओआईसी का भाग होता है देन इट वुड बी गोइंग अगेंस्ट और वायलेटिंग द रूल ऑफ ओआईसी। एंड व्हाट इज दैट रूल? कि देयर इज एन वेरी वेग रूल इन द ओआईसी कि अगर कोई भी मेंबर स्टेट्स हैं जो कि ओआईसी के मेंबर्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन टुडेस वर्ल्ड। इवन आफ्टर दैट देयर इज एन आइडियलिस्टिक रूल आउट देयर। और पाकिस्तान कहता है कि इस रूल के बेसिस पर पाकिस्तान कहता है कि अगर इंडिया को ओआईसी में भाग मिला जाए देन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ओआईसी के वर्किंग को स्टॉप कर देंगे और इसीलिए बेटर है कि इंडिया को मेंबरशिप दे ही ना। दैट इज द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद भी इंडिया जो है, इंडिया इज हैविंग सेवरल अदर इशू जिसके कारण इंडिया इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ ओआईसी। कौन से रीजन है? द फर्स्ट रीजन इज दैट इंडिया डज नॉट वांट टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो फॉर्मेशन है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसका जो मैंडेट है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो फॉर्मेशन है, जुरिडिक्शन है, मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन रिलीजन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इंडिया को नहीं है। दैट इज वन ऑफ द टेक दैट द एनालिस्ट गिव आउट। Second take which is out there is because of the views OIC is having when it comes to Kashmir. कश्मीर को लेकर जो OIC के जो व्यूज हैं, जो परसेप्शंस हैं, दैट इज नॉट इन लाइन विद द परसेप्शंस और व्यूज विद इंडिया। और इसके कारण ही इंडिया और OIC के बीच में काफी सारे फ्रिक्शंस होते आए हैं एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम जो है इट हैज बीन देयर, इट हैज बीन कवर्ड इन द मेन स्ट्रीम मीडिया कंसिस्टेंटली फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इस पे काफी सारे डिबेट्स हो चुके हैं, काफी सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं और इस वजह से वी हैव आल्सो कवर्ड दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 9th दिसंबर वीडियो, जहां पर जो बेसिक है द सोर्स ऑफ द कंटेंशन, द सोर्स है जो कि डिबेट का सोर्स है, दैट आल्सो फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड in our 9 December video, and from that point we have moved on to the issues or the judicial pronunciations जो कि out there हैं। क्या क्या judicial pronunciations हुए थे, क्या क्या judicial observations हुए थे, उनमें क्या क्या changes हुए हैं, how did the collegium system evolve और उसमें क्या क्या changes हुए थे, क्या क्या contentions हैं between the government and the judiciary, all these things we have discussed। and the same time we have also discussed the critical aspects of the current collegium system। current collegium system में क्या क्या challenges हैं, उनमें क्या क्या allegations लगते हैं, उन allegations के क्या क्या reasons हैं, that have also discussed in our 9th December video। so please refer to this so that you have a crystal clear understanding of this topic। with that now let's move to our next article, that is on the aspects of सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। अब ये क्योंकि कुछ टेक्निकल टॉपिक है, इट्स हैविंग एन कॉन्टेशन टू दी साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव, इसलिए इसके डिटेल्स में जाने से पहले फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रम एलोकेशंस है क्या है, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होता क्या है। सो समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में आप डिवाइड कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को। और अगर पर्टिकुलर एक बैंड को, पर्टिकुलर एक ऑपरेटर को आप बेचते हैं या ऑपरेटर को आप राइट देते हैं उस बैंड में फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करने के लिए, उस राइट को देने के लिए, उस ऑपरेटर को देने के लिए एक ऑक्शन करवाते हैं जो कि नॉर्मल जैसे आप प्रोडक्ट्स का ऑक्शन देखते हैं, सिमिलरली स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है जहां पर जो हाईएस्ट बिडर है उसको ये बैंड में ट्रांसमिशन की अथॉरिटी मिल जाती है, ट्रांसमिशन की अथॉरिटी या राइट्स मिल जाती है। and that type of auction system is known as spectrum auctions। अब जब बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है, so the authority which is generally overseeing those aspects is the government। जो गवर्नमेंट है वही ओवरसी करता है। so यहां पर जो ऑक्शन करवाते हैं that is also government या any regulatory authority with representation of the government। for example as of now जो authority है that is
ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शंस करवाएंगे। नेक्स्ट सिस्टम जो कि आपको यहां पर समझना है दैट इज कि सैटेलाइट सिस्टम्स और टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स में एक डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम्स भी कर सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स भी कर सकते हैं, बट देयर इज एन क्लियर कट डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज पैरामाउंट टू अंडरस्टैंड हियर। So first point, first difference here, इसकी जो कवरेज एरिया है when it comes to satellite based systems और satellite based communication system is greater than the terrestrial based wireless systems। और जब हम लोग सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज करते हैं तो उनमें जो सैटेलाइट यूज करते हैं दे आर पर्टिकुलरली डिप्लॉयड, दे आर पर्टिकुलरली स्टेशन इन दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स। सेकेंड पॉइंट टू नोट हियर, इसकी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक है दे वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ डिग्रेडेशन, बट एट द सेम टाइम डिग्रेडेशन होने के बावजूद भी जो क्वालिटी है ऑफ ट्रांसमिशन दैट वुड बी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू दी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स। थर्ड पॉइंट टू नोट हियर कि जो डिले है, डिले when it comes to the satellite communication systems is around 240 milliseconds. So please be clear on this point that there is a delay when it comes to the satellite communication systems. But इस डिले होने के बावजूद भी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, ट्रांसमिशन कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्टेंस व्हेन इट कम्स टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है या डिस्टेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, दैट इज वाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ट्रांसमिशन कॉस्ट इज वेरी लेस व्हेन वी कंपेयर इट टू terrestrial systems in respect to the distance that is covering. The last and the very important point that you understand here is कि जो bandwidths हैं that is very high when it comes to satellite communication link, और क्योंकि bandwidths quite high achievable है in the satellite communication links, इसीलिए जो data rates हैं that also could be very high when it comes to the satellite communication links. So latency की बात करें या continuity की बात करें, ग्रेटर रीच की बात करें, क्वालिटी की बात करें, सो इन ऑल दोस मैटर्स द सैटेलाइट सिस्टम्स आर वे बेटर और वे अहेड देन द टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स, और इसीलिए एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मोनेटाइज द सैटेलाइट सिस्टम्स। अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स व्हेन इट कम्स टू सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। सो जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं? सो यहाँ पर जो ग्राउंड में जो आपके सिस्टम्स हैं, जो इंस्टॉल सिस्टम्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स टू दी सैटेलाइट, और सैटेलाइट एक रिसीवर की तरह काम करता है। एट द सेम टाइम सैटेलाइट एम्पलीफाई भी करता है, सो इट एक्ट्स एज एन रिसीवर, एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके टेरेस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है उसमें वो ट्रांसमिट करते हैं डाटा। सो दिस इज नॉन एज अपलिंक and this is known as downlink, and this system is how the satellite is managing the communication when it comes to the satellite and the terrestrial systems. Second point that you need to understand here is कि there is a lot of frequencies when it comes to the band जो कि हम लोग यूज करते हैं in satellite communications. Particularly बात करें there is the C band जो कि लार्ज ग्राउंड इक्विपमेंट्स रिसीव करते हैं, देन KU बैंड है, KA बैंड है एंड L बैंड है। एट द सेम टाइम काफी सारे रिसर्चेस चल रहे हैं ताकि K बैंड से भी ज्यादा ऑपरेशंस कर पाए हम लोग मोर हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काफी सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं और इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जो यूसेज राइट्स है दैट इज गोइंग टू बी एलोकेटेड, दैट इज द न्यूज एज ऑफ टुडे। अब जैसे मैंने इनिशियली कहा यहां पर जो सैटेलाइट सिस्टम्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जो हैं, जिस वेव में या जिस रेंज में वो ट्रांसमिट होते हैं उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसको आप बाइफिकेट कर सकते हो इन वेरियस सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इनिशियली देखा सी बैंड है, KU बैंड है, K है, K एट द सेम टाइम वेरियस अदर बैंड्स आर देयर, X इज देयर, S इज देयर, L इज देयर। सो इन सब बैंड्स के जो यूसेज हैं उसमें ट्रांसमिशन राइट्स जो हैं दैट वुड बी एलोकेटेड टू एन ऑपरेटर एंड दैट इज द न्यूज एज ऑफ टुडे। विद दैट क्लैरिटी अब देखते हैं द एस्पेक्ट्स ऑफ जियो एंड लियो। अब जैसे मैंने इनिशियली कहा कि जब हम लोग सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। सो व्हाट डज दिस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट मींस? सो अगर ऑर्बिट्स की माने
जब इंडिया या पर्टिकुलरली वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में माने तो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जो कि आप डिप्लॉय करते हैं इन द आउटर स्पेस, उसे आप पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में डिप्लॉय करते हैं, एक ऑर्बिट में स्टेशन करते हैं। और देर आर अ लॉट ऑफ ऑर्बिट्स विच इज आउट देयर। पर्टिकुलरली दो मोस्ट कॉमन ऑर्बिट्स हैं, दो मोस्टली यूटिलाइज ऑर्बिट्स हैं, नॉन एज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड द लो अर्थ ऑर्बिट। जो लो अर्थ ऑर्बिट है दैट इज and distance of 780 kilometers from the world or from the surface of the earth, whereas geostationary orbit की बात करें that is around 35,786 kilometers from the earth or from the surface of the earth. So यहाँ पर एक चीज जो आपको समझना है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज जिस रेट पे अर्थ घूम रहा है एट द सेम टाइम एट द सेम रेट दिस सैटेलाइट वुड आल्सो रिवॉल्व, और क्योंकि दोनों की जो रेट ऑफ रोटेशन है दैट वुड बी सेम, इसीलिए अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ द अर्थ से इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट को अगर देखें सो इट वुड सीम स्टैटिक्स, वो आपको स्टैटिक दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप रोटेट कर रहे हैं, वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है सेम रेट, और इसीलिए आपको वो जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी दिखेगा। और वर्ल्ड में कोई भी बिगर एरिया में अगर आपको कवरेज प्रोवाइड करना है इन दैट केस यू वुड बी यूजिंग जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आप जियो यूज करते हैं एंड नॉट द लियो। लियो में इट रोटेट्स, और जहां पर आपको सर्वेलेंस चाहिए, जहां पर आपको स्पाई सैटेलाइट चाहिए, इन दैट केसेस वी यूज लियो ऑर्बिट दैट इज द लो अर्थ ऑर्बिट। बट अगर आपको लार्जर एरिया कवर करना है देन वी यूज जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। विद दैट क्लैरिटी अब मूव ऑन करते हैं इनटू द फाइनल डिटेल्स कि क्या क्या है क्रिटिसिज्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंटेक्स्ट है एज ऑफ दिस न्यूज? सो कंटेक्स्ट यहां पर यह है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट इज गोइंग टू ऑक्शन द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं वो यहां पर बेट्स रख पाएंगे, वो यहां पर टेंडर प्रोवाइड कर पाएंगे। यहां पर what you need to understand कि ये जो स्टेप है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप। क्यों? क्योंकि इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। अब क्या रीजन है कि इंडिया को ये पहला स्टेप उठाना पड़ा, या क्या पहले किसी कंट्री ने उठाया है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो द फर्स्ट एंड द foremost criticism that the companies or the experts are giving is that all over the world अगर आप कंपेयर करें तो जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है दैट इज ऑथराइज फॉर अ राइट टू यूज बाय ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स। वहां पर जो यूसेज है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्रोल करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ये ऑपरेटर्स को राइट्स प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट द ऑपरेटर्स जो कि डायरेक्टली यूज करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ पर गवर्नमेंट। बट ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स कौन से? ऑपरेटर्स काफी सारे हो सकते हैं। देयर इज दिस जियो, देयर इज दिस भारती, देयर इज दिस एयरटेल। सो दीज आर दी वेरियस ऑपरेटर्स आउट देयर। सो ऑल ओवर द ग्लोब में अगर बात करें सैटेलाइट सिस्टम में या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की यूज करें, उसकी यूसेज या उसकी ट्रांसमिशन राइट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर कंट्रोल करता है, और एडमिनिस्टर इनको राइट्स देता है कि राइट टू यूज आप दे सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, वापस वो राइट ले लेता है। बट इट हैज नेवर बीन द केस कि ये जो ऑपरेटर्स है इनके पास डायरेक्ट राइट यूसेज रहे, बट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज ऑफ दिस ऑप्शन। सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है वहां पर एक्सक्लूसिवली असाइन होता है टू एन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके इस बैंड को या इस बैंड में जो ट्रांसमिशन राइट्स है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटर या एयरटेल को दिया जाएगा, या दूसरे ब्रांड का जो ट्रांसमिशन राइट्स है वो पर्टिकुलर दूसरे ऑपरेटर को दिया जाएगा। बट दैट इज द केस फॉर टेरेस्ट्रियल सिस्टम या टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम। इट हैज नेवर बीन द केस जहां पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऐसे सिमिलर डिविजन्स किया गया, बिकॉज सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज वेरी पावरफुल, इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और इसीलिए पोटेंशियल्स को मिसयूज करने के लिए या मोनोपोली क्रिएट करने के काफी सारे चांस है, और इसी को देखकर ही काफी सारे कंट्रीज ने सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया है, नॉट दी सैटेलाइट सिस्टम। बट इंडिया इज नाउ गोइंग टू एलोकेट दी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑल्सो। थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काफी सारे कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड या ब्राजील जैसे कंट्रीज उन्होंने ट्राई किया था कि वो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज स्पेक्ट्रम जो है सैटेलाइट का वो भी अलोकेट करें। बट व्हाट दे हैव फाउंड ओवर द एक्सपीरियंस, द हिस्ट्री हैज टॉट अस कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में अगर आप एलोकेट करते हो it leads to a lot of complications, at the same time lot of monopolies can happen। अब जब आप मोनोपोलीज क्रिएट करते हो किसी भी स्पेक्ट्रम में, सो वो जो रेट्स हैं, जो डाटा रेट्स हैं, वो
उसमें ट्वीक कर सकते हैं उनके प्रेफरेंस के लिए। और इन एनी सेक्टर मोनोपोली इज नॉट अ गुड ऑप्शन, और इसीलिए ही जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, इट दिस ऑक्शन ऑफ द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वाज taken back in all these countries, but India is now going to experiment on the same lines. So let's see कि इंडिया में वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। अब जितना भी क्रिटिसिज्म या कंटेक्स्ट आप देख लिए, द बेसिक कंटेंशन या बेसिक क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या इंपॉर्टेंस है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कि डिफरेंट कंट्रीज ने ट्राई किए हैं, वो हार चुके हैं, मोनोपोलीज क्रिएट कर चुके हैं। व्हाट इज दिस कंटेंशन बिहाइंड दिस? सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम्स में काफी सारे फैसिलिटीज हैं, काफी सारे पोटेंशियल्स हैं जो कि हमने देखे इन आवर इनिशियल साइज व्हेन वी कंपेयर इट टू दी टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स। अगर आप कवरेज की बात करें, अगर आप लेटेंसी की बात करें, अगर आप क्वालिटी की बात करें, इन ऑल दोस मैटर्स सैटेलाइट सिस्टम्स जो हैं वो बेटर हैं व्हेन इट कंपेयर्स टू द टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स। एट द सेम टाइम सैटेलाइट सिस्टम्स जो हैं वो रिमोट, हिली और इनएक्सेसिबल रीजन्स में भी नेटवर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स। Another point to note here कि it can also be a medium for communication when it comes to disaster zones या normal communication जब affect हो जाते हैं, उन cases में सैटेलाइट सिस्टम्स हम यूज कर सकते हैं। सो देर इज नो इश्यू ऑफ डिस्टर्बेंसेस, देर इज नो इश्यू ऑफ डिस्क्रिपेंसी। ऐसा नहीं होगा कि डिसास्टर के कारण आपके जो नेटवर्क्स हैं या जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो टूट जाए, क्योंकि जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो मच मोर कैपेबल हैं देन द टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स। लास्ट पॉइंट टू नोट हियर कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो सर्विसेज है दैट आर प्रोवाइडेड टू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स एज वेल एज जियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो रिमोट और हेली रीजन्स हैं वहां पर भी काफी अच्छा डाटा क्वालिटी या डाटा रीच प्रोवाइड करवा सकता है। दैट इज द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और इसी के वजह से अ लॉट ऑफ कंटेंशन, अ लॉट ऑफ डिबेट इज देयर व्हेन इट कम्स टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the democracy index. The second question is regarding the NABRIF, that is the National Bank for Financing Infrastructure and Development. So both these questions are based on current affairs, so please refer to these questions. और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of an article, in the form of an PDF, जिसका जो link है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू विल गेट अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट, attempt this question, they are very important, understand the explanation. If you have any issues, reach us in the comment section, we'll be happy to entertain you guys. At the same time, work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.